हॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी फिल्म का पार्ट वन हिट हो जाता है तो पार्ट टू में सेम टीम ऐसी छोटी छोटी गलतियां करती हैं कि फिल्म पार्ट टू फ्लॉप हो जाती है। आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उस फिल्म के साथ भी यही हुआ है। आज की फिल्म एट चैप्टर टू इसी वजह की शिकार हुई है। ये एक अमेरिकन हॉरर फिल्म सीरीज है जो कि चैप्टर वन और चैप्टर टू में रिलीज हुई थी। चैप्टर वन सुपर हिट रही। चैप्टर टू में स्क्रीन प्ले को लेकर कंजूसी की गई। चैप्टर वन में स्क्रीन प्ले लिखा था चेस पाल्मर, कैरी फुकुनाका एंड गैरी डॉबरमैन ने, और चैप्टर टू में स्क्रीन प्ले सिर्फ गैरी डॉबरमैन ने ही लिखा, बाकी दो लोगों को स्किप किया गया। क्यों किया गया ये फिल्म की टीम जाने, पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिल्म में 95% सेम टीम होने के बावजूद फिल्म वो जादू नहीं कर पाई स्क्रीन पे जो ऑडियंस एक्सपेक्ट कर कर थिएटर में गई थी। और आज हम उन्हीं वजहों पे रोशनी डालेंगे जिन वजहों से ये फिल्म फ्लॉप हुई। हाय, माय नेम इज इब्राहिम एंड यू आर वाचिंग फिल्म एनालिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। इट चैप्टर टू के प्रोड्यूसर है बारबरा मस्कियाटी, कैनलिन एंड रॉय ली। डायरेक्टर है एंडी मस्कियाटी। म्यूजिक दिया है बेंजामिन वॉल्फिश्क ने। सिनेटोग्राफर है चैको वारिस। फिल्म एडिटेड बाय जैसन बैलेंटिन। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने चैप्टर वन रिलीज की थी इन 2017 में और चैप्टर टू रिलीज हुई थी सितंबर 2019 को। ये फिल्म स्टीफन किंग की ओरिजिनल नॉवेल इट से इंस्पायर्ड है। पार्ट वन में ये फिल्म घूमती है 7 बच्चों के आसपास जो डेरी मेन में रहते हैं और जो एक डेमोनिक एंटिटी के चक्कर में पड़ जाते हैं जो कि बच्चों को मारकर खा जाता है। और इसका एक फिक्स पैटर्न होता है कि ये शैतान हर 27 इयर्स में वापस आता है बच्चों का शिकार करने के लिए। फर्स्ट पार्ट में बिल के भाई जॉर्जी डेमन का शिकार हो जाता है और फिर बिल अपने दोस्तों की मदद से अपने भाई को ढूंढने की कोशिश करता है और वो लोग डेमोनिक एंटिटी यानी पेनीवाइज से बचते हुए और उसका पीछा करते हुए उस तक फाइनली पहुंच जाते हैं। डेमन की खासियत ये होती है कि लोग जितना डरेंगे उतना उसकी ताकत बढ़ती जाएगी। ये एक वेस्टर्न कंट्री की शैतान को लेकर एक कॉमन सी मान्यता है, पर बच्चे उससे डरते नहीं और उसको चेस करते रहते हैं। पेनीवाइज अपने पर्पस के लिए हेनरी बावर्स का यूज करता है और उसके अपने ही पिता को उसके ही हाथों मरवा देता है और फिर इस ग्रुप पर भी वो अटैक करवाता है। पर ये सारे फ्रेंड्स मिलकर हेनरी बावर से अपना पीछा छुड़ाते हैं और सारे फ्रेंड्स मिलकर बड़े बहादुरी से लड़कर इस पेनीवाइज को हरा देते हैं और पेनीवाइज वापस अंधेरों की गहराइयों में चला जाता है एक लंबी और गहरी नींद सोने 27 सालों के लिए। अब आते हैं आज की फिल्म इट चैप्टर टू पर। इस फिल्म में चैप्टर वन से 27 साल बाद की स्टोरी दिखाई गई है। चैप्टर वन के हिसाब से कास्टिंग कुछ इस तरह है। जेम्स मैकएवॉय एज बिल, डैन ब्रॉफ, जेसिका चैस्टेन एज बेवर्ली मार्स, जे रyan as Benjamin Ben Hanscom, Isaiah Mustafa as Michael Mike Hanlon, James Ranson as Eddie Kasprek, Andy Bean as Stanley Stan Uris, Bill Hader as Richie Weiser, and Teach Grant as adult Henry Power, or Bill Skarsgård as Dancing Clown, as it is he here. Now, let's start the audience psychology analyze of the film. First of all, लोगों को इस मूवी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि फिल्म का चैप्टर वन बहुत ज़बरदस्त था और बहुत स्कैरी था और बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था। फिल्म की शुरुआत होती है चैप्टर वन के एंडिंग सीन से जहां सभी मिलकर ये कसम खाते हैं कि अगर मॉन्स्टर पेनीवाइज जिंदा है और अगर वो वापस आता है तो हम सब भी वापस आएंगे और 27 साल बाद सब मिलके उसको फिर से मार देंगे। और फिल्म फिर प्रेजेंट में दिखाई गई है। फिल्म प्रेजेंट में डेयरी में दिखाई गई है और फिर हमारे डेमन की बहुत ज़बरदस्त एंट्री दिखाई गई है जो देखकर एक डर सा लग जाता है। ऑडियंस पेनीवाइज की ऐसी ही एंट्री एक्सपेक्ट कर रही थी
जो कि हुई भी बहुत ही जबरदस्त एंट्री। और माइक हैनलॉन जो कि अभी तक डेयरी में ही रहता है, उसे डेमन के वापस आने का पता चल जाता है और वो बारी बारी सबको कॉल करता है वापस डेयरी में आने के लिए। फिल्म के 39 मिनट्स में फिल्म अपने ट्रैक से फर्स्ट स्लिप लेती है। इस सीन में सभी लोग डेयरी वापस आके माइक हैलॉन से मिलते हैं एक्सेप्ट स्टैनली यूरिस, जो कॉल के बाद ही इतना डर जाता है कि सुसाइड कर लेता है। पर बाकी वापस आकर पूछते हैं कि उनको क्यों बुलाया गया है, जबकि स्टैनली को पता होता है कि वापस जाकर क्या करना है। शायद इसी डर की वजह से वो सुसाइड कर लेता है। जब स्टैनली को सब कुछ याद रहता है और डर इतना ज्यादा रहता है कि वो सुसाइड कर लेता है, तो बाकियों को ये बात याद क्यों नहीं रहती? ये सीन लॉजिक के बाहर है। हालांकि डायरेक्टर ने इस सीन को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, पर वो काफी नहीं है। इन सारे सीन से ऑडियंस के माइंड पर फर्स्ट नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है। सेकंड मिस्टेक, फिल्म 59 मिनट्स तक रनिंग ट्रैक पर आती ही नहीं है। इससे ऑडियंस बोर फील करती है, क्योंकि ऑडियंस जो देखने आई है वो अभी तक स्क्रीन पर स्टार्ट ही नहीं हुआ है। इस बीच जो पेनीवाइज के ओरिजिन की स्टोरी दिखाई गई है वो इनकम्प्लीट है, जो कि ऑडियंस के माइंड में एक कंफ्यूजन क्रिएट करती है। फिल्म में 1 घंटा सिर्फ ये डिसाइड करने में लग गया है कि फिल्म के कैरेक्टर्स आगे फिल्म में क्या करने वाले हैं। मींस स्टोरी फ्रेम अब जाकर क्लियर हुई है, पर स्टोरी फ्रेम को कंप्लीट डिफाइन नहीं किया गया है। दिस इज द सेकंड नेगेटिव इम्पैक्ट मार्क होता है ऑडियंस के माइंड पर, बिकॉज ऑडियंस स्टिल इन कंफ्यूजन स्टेट कि बॉस आगे होने क्या वाला है या हम आगे क्या देखने वाले हैं। और ये बात फिल्म रिजल्ट के लिए अच्छी नहीं होती। और ये भूलने का फंडा जो कि प्री डिफाइन नहीं था फिल्म में, स्टोरी में डाला क्यों गया है, इसकी जरूरत क्या थी। मैं ये जानता हूँ कि ये अमेरिकन लोगों के कॉमन बिलीव या बिहेवियर को ओवरलैप करने के लिए यूज किया गया है, पर इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। थर्ड मिस्टेक, फिल्म सब्जेक्ट की तरफ रनिंग बहुत ज़्यादा स्लो है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम बहुत से मूवी में होती है, पर कुछ डायरेक्टर फिल्म में आगे इस प्रॉब्लम को कवर अप कर लेते हैं, पर इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं होता। आगे फिल्म के 1 घंटा और 10 मिनट में जब बेवर्ली मार्स अपने पुराने घर में वापस जाती है अपना कोई पुराना सामान लेने के लिए, तो वहाँ जो हॉरर सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई है उससे डर बिल्कुल नहीं लग रहा ऑडियंस को, बल्कि वो सीन ऑड लगता है। और वो सीन ऑड क्यों लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डोर बंद करते वक्त ओल्ड लेडी सस्पिशियसली कैमरे की तरफ देखती है। मींस ऑडियंस को डायरेक्टर ने ये हिंट दिया है कि ये कोई डेमन है, पर वो डेमन बेवर्ली को डराने के लिए 11 मिनट का गैप लेती है और इन 11 मिनट के दौरान वो कुछ कार्टून जैसी हरकत करती है। और इसी बीच कुछ सीन्स ऑडियंस को थोड़ा सा रिलैक्स भी करवाते हैं। और ये सारे सीन्स डायरेक्टर ने क्या सोच के फिल्म में डाले हैं ये पता नहीं। मैं कभी डायरेक्टर से मिला तो ये मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा। किसी को डराने के लिए इतना बड़ा गैप हिंट देकर हॉरर फिल्म में कौन देता है? ऊपर से बीच में फिल्म अलग अलग डायमेंशन को भी टच कर रही है। इस टाइप के प्रॉब्लम को मैं लेंथ लेंथ एम प्रॉब्लम बोलता हूँ। सारे सीन्स मिलकर एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करने का काम करते हैं ऑडियंस के माइंड पे। सेम प्रॉब्लम रिची के सीन के साथ में भी है। रिची का और बाकी के कैरेक्टर का जो स्कैरी सीन है वो स्कैरी लग ही नहीं रहा है, बल्कि वो ऑड लग रहा है। फिल्म में बहुत सारे अनवांटेड सीन भी डाले गए हैं जो ऑडियंस को बोर करते हैं। सेम प्रॉब्लम, लाइन लेंथ एम। फिल्म के कैरेक्टर हद से ज़्यादा अपने पास्ट में जीते हुए दिखाए गए हैं, जो कि ऑडियंस नहीं देखना चाहती। ऑडियंस फिल्म में प्रेजेंट को देखना चाहती है, ना कि पास्ट को। पास्ट सीन ऑडियंस को बस इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए दिखाने चाहिए या एक ग्लिम्स क्रिएट करने के लिए दिखाया जाता है। ये बात डायरेक्टर एंडी मस्कियाटी को पता होनी चाहिए। 1 आवर पर जो इनकम्प्लीट स्टोरी फ्रेम अपने ट्रैक पर आई ही हुई थी कि फिल्म फिर से अपने सब्जेक्ट की तरफ मूव ही नहीं कर रही होती है। सारे कैरेक्टर अपने अपने डर पर काबू नहीं कर पाए हैं और ऑडियंस अभी भी वेटिंग में है कि फिल्म रनिंग ट्रैक पर वापस कब आएगी। फिल्म मेकर को ये पता होना चाहिए कि ऑडियंस को देखना है वो जो वो देखना चाहती है, बल्कि वो सब नहीं जो फिल्म मेकर्स की अपनी सोच और अपनी मान्यता है। फाइनली बहुत इंतजार के बाद फिल्म के 1 आवर 41 मिनट्स पे फिल्म अपने ट्रैक पर वापस रन होना शुरू करती है, पर अनवांटेड सीन्स का सिलसिला फिल्म में कंटिन्यू बना रहता है।
जो ऑडियंस का माइंड कंटिन्यू ऑफ करता रहता है। इसी बीच एडल्ट हेनरी पावर्स की एंट्री भी और एग्जिट भी दिखाई गई है, जो कि फिल्म में कोई भी वाइब्रेशन इफेक्ट क्रिएट ही नहीं करती, जो कि इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ नाइंसाफी है। क्लाइमेक्स सीन में डायरेक्टर मस्कियाटी दिखाना क्या चाहते हैं, अगर ये मुझे कोई बताएगा तो मैं उसको एक बहुत बड़ा जीनियस मानूंगा, क्योंकि क्लाइमेक्स सीन में कुछ भी दिखाया जा रहा है। नो लॉजिक, नो सेंस, नो कनेक्शन एट ऑल ऑफ प्रेजेंट सीन विथ एनी प्रीवियस सीन, नो स्टोरी एम। इसे देखकर मुझे बस एक ही डायलॉग याद आता है कि कहना क्या चाहते हो। फाइनली अजीब अजीब सेंसलेस लॉजिक लगाकर सारे लोग मिलकर पेनीवाइज को मार देते हैं, पर इस सब के बीच हैरी मारा जाता है। फिल्म खत्म होते ही ऑडियंस को एक सुकून फील होता है कि फिल्म फाइनली खत्म हो गई, और ऑडियंस फिल्म के रिजल्ट को लेकर टोटली नेगेटिव हो जाती है। मैं फिल्म के एक एक सीन के नॉनसेंस को एक्सप्लेन कर सकता था, पर मुझे लगा इससे मेरा और मेरे ऑडियंस का टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। फिल्म फ्लॉप करने के लिए 4 से 5 रीजन बहुत होते हैं, पर यहाँ रीजंस की भरमार है। ओके, अब मैं आता हूँ कि क्या चेंज किया जा सकता था जिससे ये फिल्म संभल सकती थी। वैसे तो फिल्म में बहुत सी गलतियां हैं, पर कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ जिस पर अगर ध्यान दिया गया होता तो ऑडियंस को वो फिल्म मिलती जो वो एक्सपेक्ट कर थिएटर में गई थी। सारे कैरेक्टर्स को वापस आने के पहले ही अपने डर का सामना करते हुए दिखाना चाहिए था, और उन सीन्स के दौरान ही स्टैनली को सुसाइड करते हुए दिखाना चाहिए था, और फिर वो सभी बहुत हिम्मत करके वापस आते, ऐसा दिखाना चाहिए था। बिना देरी किए ऑडियंस के सामने स्टोरी फ्रेम को क्लियर करके स्टोरी को रनिंग ट्रैक पे डालना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। फिल्म सब्जेक्ट की तरफ रनिंग बहुत स्लो है, जो कि फास्ट होनी चाहिए थी। पूरी फिल्म को देखकर ऐसा लगा कि डायरेक्टर अंडी मस्कियाटी चैप्टर 1 के सक्सेस इफेक्ट से बाहर ही नहीं आए, क्योंकि अननेसेसरली वो हर कैरेक्टर को फिल्म में बार बार पास्ट में ले जाकर दिखा रहे थे। ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ऑडियंस फिल्म में प्रेजेंट देखना चाहती है। हर सीन्स के पीछे परफेक्ट रीजन होना चाहिए। ये एक सिंपल सी ऑडियंस साइकोलॉजी है जो बहुत से डायरेक्टर्स को पता नहीं होती। दो फैक्टर होते हैं फिल्म चलने के लिए जिस पर स्टोरी फ्रेम रन होती है। फर्स्ट है फीलिंग्स एंड सेकंड है लॉजिक। पूरी फिल्म में फीलिंग्स का ख्याल रखने की कुछ अच्छी खासी कोशिश की गई है, पर लॉजिक का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया है, जो कि बहुत बड़ा रिस्क लिया गया था। फिल्म के बहुत से सीन इलॉजिकल, ऑड एंड कंफ्यूजिंग है। फिल्म में जो भूलने का कॉन्सेप्ट डाला गया है वो जस्टिफाइड ही नहीं है, क्योंकि चैप्टर 1 में इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। इस कॉन्सेप्ट को फिल्म में डालना ही नहीं चाहिए था। मेन प्रॉब्लम है कि स्क्रिप्ट के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है। जो गैरी डॉबरमैन के दिल में आया उन्होंने वो सब लिख दिया। अगर मैं वहाँ सुपरवाइजर होता तो उनके इस स्क्रीन प्ले को वहीं ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर देता। एंड में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ऑडियंस बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ ये मूवी देखने गई थी, पर डायरेक्टर एंडी मस्कियाटी एंड गैरी डॉबरमैन ने सबको निराश किया। अफसोस होता है कि जब इतनी बेहतरीन टीम होने के बावजूद इतनी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं एक नई फिल्म को एनालाइज करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर फिल्म का एनालाइज करूं तो कमेंट बॉक्स में उस फिल्म का नाम ज़रूर लिखिए। प्लीज़ लाइक माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ गिव योर प्रीसियस कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।